चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट जो कि न्यूटन ने हमें दिया था प्रीडिक्ट करता है कि लाइट रिफ्रैक्शन के बाद अगर नॉर्मल की तरफ बेंड करती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी सेकेंड मीडियम में। लेकिन रियलिटी में हम जानते हैं कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये मॉडल लाइट को कॉर्पस्कल्स यानी छोटे पार्टिकल्स मानता है, जबकि रिफ्रैक्शन एक वेव से जुड़ा हुआ फेनोमेना है। इसके बाद ह्यूजेंस ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी, जो एक्सप्लेन कर पाए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। इसने प्रेडिक्ट किया कि सेकेंड मीडियम में स्पीड कम होगी, जो एक्सपेरिमेंट से फिर कंफर्म हो गया जब स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कम मिली देन इन एयर। लेकिन वेव थ्योरी को शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, जबकि वेव को तो मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए। ये चीज एक्सप्लेन करी मैक्सवेल ने, जिनके अकॉर्डिंग लाइट चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है। ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे लाइट वेव आगे बढ़ते रहती है वैक्यूम में भी। इसके बाद यंग के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि लाइट की वेवलेंथ एक्सट्रीमली स्मॉल होती है। ये आगे यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको मिलेगा। तो वेवलेंथ छोटी होने की वजह से मिरर और लेंसेज के मुकाबले इसको स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। ये हमने पिछले चैप्टर के पहले ही पेज पर भी देखा था। इसीलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स है जिसमें फाइनाइटनेस ऑफ वेवलेंथ को नेग्लेक्ट किया जाता है, और रे को कहा जाता है एक पाथ ऑफ एनर्जी जिसमें लिमिट ऑफ वेवलेंथ टेंडिंग टू 0 होती है। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जैसे ही इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो सकते हैं सिर्फ वेव मॉडल ऑफ लाइट से। ये इसी चैप्टर में आगे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे है ह्यूजेंस प्रिंसिपल, जो हमें वेव फ्रंट के बारे में बताता है। एक शांत तालाब में जब एक पत्थर डाला जाता है तो उसके चारों तरफ कैसे वेव स्प्रेड होती हैं यहाँ दिखाया गया है। किसी भी एक सर्कल पर सारे पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं क्योंकि वो सेंटर से सेम दूरी पर हैं। ऐसे ही पॉइंट्स का लोकस जो एक फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं वेव फ्रंट कहलाता है। इसीलिए वेव फ्रंट को कांस्टेंट फेज का सरफेस भी बोल सकते हैं। ये सोर्स से दूर जिस स्पीड से मूव करता है वो वेव की स्पीड होती है, और एनर्जी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। ये आप इस फिगर से देखकर भी पता लगा सकते हो। अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है तो लोकस ऑफ पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड और फेज सेम है स्फीयर्स होंगे, और इस वेव को स्फेरिकल वेव बोलेंगे, जो आपको पहले फिगर में दिखाई गई है। लार्ज डिस्टेंस पर स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फीयर्स को प्लेन माना जा सकता है, तब इसको प्लेन वेव कहा जाएगा, जो सेकंड फिगर में देखा जा सकता है। अगर हमें शेप ऑफ वेव फ्रंट इनिशियली पता है तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल एट अ लेटर टाइम इसको डिटरमाइन कर देता है। अगर F1 F2 इनिशियल वेव फ्रंट है जो कि नेक्स्ट फिगर में दिखाया गया है, तो ह्यूजेंस के अकॉर्डिंग इसका हर एक पॉइंट सोर्स होगा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का, एंड ये वेवलेट्स सभी डायरेक्शन में स्प्रेड करेगी वेव की स्पीड से। इनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाता है, और इन पे अगर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करे तो हमें वेव फ्रंट की नई पोजीशन मिल जाएगी, जो G1 G2 की फॉर्म में आपको दिखाया है। यहाँ पर ध्यान रखिए क्योंकि सेकेंडरी वेवलेट्स ही बन रही है, इसलिए सिर्फ 2 वेव फ्रंट पाए जाते हैं, और सबसे पहले वाला वेव फ्रंट एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वेव फ्रंट की रेडियस स्पीड इनटू टाइम से दी जाती है, और सेकेंडरी वेवलेट्स क्योंकि आगे के डायरेक्शन में जा रही है इसीलिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 0 इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ बैकवेव। तीसरे फिगर में आपको एक प्लेन वेव के लिए वेव फ्रंट दिखाई गई है। नेक्स्ट सेक्शन इज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और स्नेल्स लॉ को डिराइव किया जाएगा यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ये दोनों क्योंकि पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं तो यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। और डेंसर मीडियम में जाने पर वेवलेंथ और स्पीड कम हो जाती है, ये पिछले चैप्टर के दूसरे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में आपको बताया गया था। तो वेलोसिटी कम होने से फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ कम होने से बढ़ेगी, इसीलिए ओवरऑल फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब हमें अगले पेज पर दिए गए फिगर की बात करनी है। पहले फिगर में प्लेन वेव प्रिज्म से पास की गई है। इसके लोअर पोर्शन में लाइट को ग्रेटेस्ट थिकनेस से पास करना होता है, इसलिए डिले हो जाती है और इमर्जिंग वेव फ्रंट में टिल्ट आ जाता है। दूसरे में प्लेन वेव कन्वेक्स लेंस से पास करती है और सेंट्रल पोर्शन यहां पर थिकेस्ट होता है, तो सबसे ज्यादा डिले होगा और वेव फ्रंट के सेंटर पर डिप्रेशन हो जाएगा, मींस स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और ये जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है उसे फोकस बोलते हैं। तीसरे में कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट हुई है प्लेन वेव और रिफ्लेक्शन के बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है कन्वर्जिंग टू फोकल पॉइंट। और तीनों फिगर्स में देख सकते हैं हम जहां इंसिडेंट हुआ है उस साइड जैसी वेव फ्रंट बनती है। इसके बाद टोटल टाइम ऑब्जेक्ट पर एक पॉइंट से लेके इमेज तक सेम रहता है किसी भी रे के अलोंग मेजर करने पर।
एग्जाम्पल के लिए कॉन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज बनाता है तब सेंटर से जाने वाली रे शॉर्टेस्ट पाथ लेती है क्योंकि उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन ग्लास में स्पीड कम होने की वजह से टाइम उससे भी उतना ही लगता है जितना एज के नियर रे को लगेगा। इसके बाद है इस चैप्टर का पहला एग्जाम्पल। पार्ट ए में एक सरफेस पर रिफ्रैक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी सेम रहने का कारण पूछा है। तो लाइट का जब मैटर के एटम्स से इंटरेक्शन होता है तो एटम्स उसकी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनमें फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है। और जो लाइट ऑसिलेटर से निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जितनी ही होती है। इसीलिए स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट के बराबर हुई। पार्ट बी में डेंसर मीडियम में जाने पर स्पीड कम होने से क्या एनर्जी भी कम होती है ऐसा पूछा है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है स्पीड पर नहीं। और पार्ट सी में पूछा है कि फोटोन की इंटेंसिटी कैसे डिटरमिन करते हैं, जबकि वेव के लिए हमें पता है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो चैप्टर 8 के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में हमने देखा था कि इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको एरिया से डिवाइड कीजिए, इंटेंसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन में दिया है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। क्लास 11 के चैप्टर 14 में हमने जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा है वो यहाँ यूज होगा। इसके अकॉर्डिंग वेव्स की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम होती है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव का। फिगर में आपको दो नीडल्स मूव करती दिखाई हैं एक साथ वाटर के अंदर, इसीलिए इनसे जो वाटर वेव्स बनेंगी उनमें फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट्स के बीच और ये दो सोर्सेस कोहेरेंट होंगे। दूसरा फिगर आपको क्रेस्ट्स और ट्रफ दिखाता है जो वेव्स में होते ही हैं। नाउ कंसिडर पॉइंट पी जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों वेव्स का। अगर S1 सोर्स से डिस्प्लेसमेंट हमें कोस ओमेगा टी कंसिडर करें तो यही S2 से भी होगा और इन दोनों का रिजल्टेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दिया जाएगा। इंटेंसिटी क्योंकि एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इसीलिए एम्पलीट्यूड के डबल होने से 4 टाइम्स हो जाएगी इंडिविजुअल सोर्स की इंटेंसिटी का। एट एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2 इंटेंसिटी यही होगी क्योंकि ये इन दोनों के बीच में होगा जहां दोनों वेव्स में सेम फेज होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आगे पॉइंट Q कंसिडर किया गया है फिगर 9 पार्ट ए में। यहाँ दोनों वेव्स के बीच 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, यानी वेव्स जो S1 से निकलेंगी इस पॉइंट पर 2 साइकिल्स पहले पहुंच जाएंगी S2 से और अगेन इन फेज होंगी, ये आगे दिखाया गया है। अगर S1 से निकलने वाली डिस्प्लेसमेंट कोस ओमेगा टी मानी जाए तो S2 की ओमेगा टी माइनस 4 पाई होगी क्योंकि पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस 4 पाई होता है। बेसिकली फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये रिलेशन हमने वेव्स चैप्टर में देखा था। और थीटा प्लस माइनस एन पाई एंगल में फंक्शन सेम रहता है इसीलिए कोस का कोस है यहाँ, एंड ये एंगल पहले क्वाड्रेंट में आता है जहां सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट मोशन इन प्लेन चैप्टर में आपको बताया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फेज सेम है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पर हमने अस्यूम किया है कि डिस्प्लेसमेंट्स काफी ज्यादा है दोनों सोर्स के बीच डिस्टेंस के मुकाबले, ताकि दोनों के एम्पलीट्यूड्स नियरली सेम आए। ऐसे समझिए कि दोनों सोर्स के बीच का डिफरेंस ही उनके वेव्स के एम्पलीट्यूड्स के डिफरेंस का कारण होता है। अब फिगर 9 के पार्ट बी में पॉइंट आर कंसिडर कीजिए जहां पाथ डिफरेंस माइनस 2.5 लैम्डा है। मतलब S1 से वेव्स वहां पर 2.5 साइकिल बाद में आएंगी S2 के मुकाबले। अगेन अगर S1 की डिस्प्लेसमेंट कोस ओमेगा टी है तो S2 की ओमेगा टी प्लस 5 पाई हो जाएगी जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है जहां पर कोस नेगेटिव होता है इसीलिए माइनस कोस ओमेगा टी आ जाएगा। यहां हमने पाथ डिफरेंस 2.5 के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस 5 पाई यूज किया है। आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट यहां पर एग्जैक्टली ऑपोजिट आ रही हैं यानी आउट ऑफ फेज हैं, तो कैंसल आउट होके जीरो इंटेंसिटी देंगी। इसी को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। इसको अगर समराइज किया जाए तो दो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए किसी भी पॉइंट पे अगर पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इंटेंसिटी 4 टाइम्स आई नोट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ इंटू लैम्डा के बराबर है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ये दोनों फॉर्मूले वेव्स चैप्टर में एक्सप्लेन किए जा चुके हैं इससे पहले भी। इसके अलावा किसी जनरल पॉइंट G पर जहां फेज डिफरेंस phi है दोनों डिस्प्लेसमेंट्स में सुपरपोजिशन से हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। यहां जो कोस का रिलेशन यूज हुआ है ये भी वेव्स चैप्टर में हमने याद करा है। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहां पर 2a cos phi बाय 2 है जिसका स्क्वायर करें तो हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी। जहां पर कोस की वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
और जहां पर मिनिमम यानी -1 है वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर दो सोर्स कोहेरेंट हैं तो उनमें फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा और हमें स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दो नीडल्स में कांस्टेंट फेज नहीं है तो इंटरफेरेंस भी होगा और इंटेंसिटी सिंपली ऐड हो जाएंगी और हमें एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी 2i नोट के बराबर। जब फेज डिफरेंस चेंज करता रहता है तो सोर्सेज को इनकोहेरेंट बोलते हैं और वहां इंटेंसिटी जस्ट ऐड हो जाती है। यही चीज अभी हमने पीछे देखी थी। जब लाइट सेपरेट सोर्सेज से आती है तो ऐसा होता है। नेक्स्ट सेक्शन इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंगर्स एक्सपेरिमेंट। फिगर 11 में दिखाया है कि दो लैंप्स से दो पिनहोल्स को इल्यूमिनेट किया गया है। यहां पर हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं देखने मिलेगा क्योंकि ऑर्डिनरी सोर्सेज में अब्रप्ट फेज चेंज होते हैं, इसीलिए वो इनकोहेरेंट हैं तो इंटेंसिटी ऐड हो जाएंगी। फिजिसिस्ट यंग ने फेजेस को लॉक करने के लिए एक तकनीक यूज की जिसमें दो पिन होल बनाए गए एक ओपेक स्क्रीन पर। ये 12 फिगर के पार्ट ए में दिखाया गया है। इनको एक और पिन होल इल्यूमिनेट कर रहा होता है जिसमें ब्राइट सोर्स से लाइट आती है। तो लाइट सोर्स से स्प्रेड करके S1 और S2 पर फॉल करती है जो दो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि सेम ओरिजिनल सोर्स से लाइट आ रही है और कोई भी अब्रप्ट चेंज सोर्स के अंदर एग्जैक्टली सेम मैनिफेस्ट होगा दोनों में। वेव्स जो S1 और S2 से निकलेंगी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाएंगी स्क्रीन पर। यहां पर स्मॉल डी सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस है और कैपिटल डी सोर्स और स्क्रीन का x यहां पर पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी है जो नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेट की गई है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट रीजन बनाता है जिसके पाथ डिफरेंस की कंडीशन पीछे हमने देखी थी। यहां पर x स्मॉल है तो उसके साथ स्मॉल d होगा और नीचे कैपिटल D। यहां से x के लिए सॉल्व करें तो एंट मैक्सिमा या फिर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल जाएगी और ये ओरिजिन के दोनों साइड्स होती है इसीलिए प्लस और माइनस दोनों साइन यूज करे हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एंट मिनिमा या फिर डार्क रीजन की पोजीशन मिल जाएगी। ये जो डार्क और ब्राइट बैंड्स अपीयर होते हैं स्क्रीन पे इनको फ्रिंजेस कहा जाता है। फिगर में देखा जा सकता है कि इनकी स्पेसिंग इक्वल होती है क्योंकि फ्रिंज विड्थ दोनों की सेम है जो यहां बीटा से दिखाई गई है और लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d से निकाली जाती है। नेक्स्ट वी हैव फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन जो कि इंटरफेरेंस पर ही बेस्ड है। अगर आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो को उसके कोनों के पास ध्यान से देखें तो आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रीजन्स दिखाई देंगे इंटरफेरेंस के जैसे। ये डिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये हर तरह की वेव्स में पाया जाता है क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है इसीलिए हमें इसका डिफ्रैक्शन देखने नहीं मिलता एवरीडे ऑब्जर्वेशंस में। हमारी आंखों और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का फाइनाइट रेजोल्यूशन डिफ्रैक्शन की वजह से लिमिटेड होता है। बेसिकली लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला पहले इस चैप्टर में दिया जाता था जिसमें वेवलेंथ आती है जो कि डिफ्रैक्शन से जुड़ी है और CD में कलर्स भी हमें डिफ्रैक्शन की वजह से दिखते हैं। आगे हम देखेंगे सिंगल स्लिट की वजह से ये होता है जो CD में दिखाई देती है हमें छोटे साइज की। डबल स्लिट अगर सिंगल से रिप्लेस कर दी जाए तो हमें एक ब्रॉड पैटर्न देखने मिलेगा सेंट्रल ब्राइट रीजन के साथ जिसके दोनों साइड अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रीजन्स होंगे और सेंटर से दूर जाने पर इंटेंसिटी वीक होगी। ये 15 फिगर में दिखाया है। इसको समझने के लिए फिगर 14 में देखिए जहां पैरेलल बीम नॉर्मली फॉल करता है सिंगल स्लिट LN पर। इसकी विड्थ A और मिड पॉइंट M है। डिफ्रैक्टेड लाइट स्क्रीन पर मीट करती है। हमें P पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए। इसके लिए स्लिट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उनके कंट्रीब्यूशंस को P पॉइंट पे ऐड कर देंगे विद प्रॉपर फेज डिफरेंसेस। यहाँ डिफरेंट पार्ट सेकेंडरी सोर्सेज की तरह एक्ट करेंगे और क्योंकि वे फ्रंट पैरेलल है स्लिट के तो ये सभी इन फेज होंगे। इंटेंसिटी का सेंट्रल मैक्सिमम 0 फेज डिफरेंस पर आता है और दूसरे सेकेंडरी मैक्सिमा n+1/2 लैम्डा बाय a पर, जो वीक होते रहते हैं इंक्रीजिंग n के साथ और मिनिमा n लैम्डा बाय a पर मिलता है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं सिंगल और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। एक तो विड्थ डिक्रीज होती रहती है सिंगल में जो कि कांस्टेंट थी डबल स्लिट में और दूसरा पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा रिवर्स हो जाती है। आगे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को लेकर। इनमें कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं होता। जब सिर्फ कुछ सोर्स होते हैं तो रिजल्ट इंटरफेरेंस होगा और बहुत सारे सोर्सेज होने पर डिफ्रैक्शन वर्ड यूज किया जाएगा। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डबल स्लिट पैटर्न सुपरपोजिशन होता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हर एक स्लिट से और डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न का। आगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व करें बताया गया है। इसके लिए आपको दो रेजर ब्लेड्स और एक बल्ब चाहिए होगा। ब्लेड्स को होल्ड करके उनकी एजेस पैरेलल करनी है एक नैरो स्लिट बनाने के लिए।
स्लिट को बल्ब के पैरेलल आंखों के सामने रखने पर डार्क और ब्राइट बैंड्स का पैटर्न दिखने लगेगा। सभी बैंड्स की पोजीशन सेंट्रल को छोड़कर वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, तो वहां डिफरेंट कलर्स शो होंगे। सेंट्रल ब्राइट के लिए हमने देखा था फेज डिफरेंस 0 होता है, तो उसकी पोजीशन वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। रेड और ब्लू का फिल्टर लगाकर फ्रिंजेस और क्लियर हो जाएंगी, जहां पर रेड फ्रिंजेस वाइड होंगी ज्यादा वेवलेंथ के कारण। यहां पर फिलामेंट स्लिट की तरह एक्ट करती है और आई के लेंस पैटर्न को स्क्रीन यानी रेटिना पर फोकस कर देते हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। जहां रिड्यूस हुई है वहां डार्क फ्रिंज बन जाती है और इंक्रीज होने की जगह ब्राइट फ्रिंज। इसीलिए ये कंसिस्टेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन। एक दूसरे एंड से फिक्स्ड स्ट्रीम को अगर ऊपर नीचे मूव किया जाए तो वेव जनरेट हो जाती है पॉजिटिव एक्स में जाती हुई। ये फिगर में दिखाया गया है आपको। इसको डिस्क्राइब करने वाली इक्वेशन हमने क्लास 11 के ऑसिलेशन चैप्टर में देखी है। यहां पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है और वेव राइट डायरेक्शन में जा रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल पर है वेव प्रोपगेशन से। इसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने के कारण इसे वाई पोलराइज्ड वेव बोलेंगे। और स्ट्रीम का हर एक पॉइंट ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसलिए इसे लिनियरली पोलराइज्ड वेव कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रीम क्योंकि एक ही प्लेन में मूव कर रही है जो कि एक्स वाई है यहां, इसीलिए प्लेन पोलराइज्ड वेव होगी। इसी तरीके से एक्स जेड प्लेन में जेड पोलराइज्ड वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि सभी लिनियरली पोलराइज्ड वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं, क्योंकि इनमें हर एक पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है। और अगर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन चेंज कर रहा है तो उसको अनपोलराइज्ड वेव कहते हैं। लाइट वेव ट्रांसवर्स होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है प्रोपगेशन ऑफ वेव के। ये एक पोलरॉइड की हेल्प से दिखाया जा सकता है, जो कि एक थिन प्लास्टिक शीट होता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स से ये बना होता है। इलेक्ट्रिक वेक्टर अलोंग द अलाइंड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट जब इस पर डाली जाती है तो अलाइंड मॉलिक्यूल्स के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक वेक्टर बचते हैं। इसको पोलरॉइड की पास एक्सिस कहा जाता है। किसी ऑर्डिनरी सोर्स से लाइट जब पोलरॉइड P1 से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। P1 को रोटेट करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिकल पोलरॉइड P2 अगर P1 से पहले रखा जाए तो P2 से पास होने पर इंटेंसिटी तो कम होगी ही, लेकिन अब P1 को रोटेट करने का एक ड्रामेटिक इफेक्ट होगा। एक पोजीशन में इंटेंसिटी 0 हो जाएगी और इससे 90 डिग्री अलग पोजीशन पर P2 वाली पूरी इंटेंसिटी P1 से निकलेगी। अगले पेज पर फिगर में दिखाया है कि जब लाइट P2 से पास होती है तो उसकी पास एक्सिस के अलोंग पोलराइज हो जाती है। अब अगर P2 थीटा एंगल बनाता है P1 के साथ तो P2 से ई कोस थीटा कॉम्पोनेंट पास होगा। ये P1 के पैरेलल कॉम्पोनेंट है तो P2 के परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए उससे पास हो रहा है। तो P1 या P2 को रोटेट करने पर इंटेंसिटी जैसे वेरी करती है, ये मैलस लॉ से दिया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया गया है क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। अभी तक के डिस्कशन से हमें ये समझ आता है कि सिंगल पोलरॉइड इंसिडेंट इंटेंसिटी को आधा कर देता है। एक दूसरा पोलरॉइड रखने पर इंटेंसिटी 50% से 0 ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी तक कंट्रोल की जा सकती है पोलरॉइड्स की पास एक्सिस का एंगल एडजस्ट करके। पोलरॉइड का इस्तेमाल इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है चश्मों, शीशों और कैमरों के अंदर। आगे दूसरे एग्जाम्पल में दो परपेंडिकुलर पोलरॉइड्स के बीच एक और पोलरॉइड रखने पर ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी बतानी है। तो अगर बीच वाला पोलरॉइड पहले वाले से थीटा एंगल बनाता है तो अगले वाले से 90 माइनस थीटा बनाएगा। और कोस 90 माइनस थीटा साइन के बराबर होता है और साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। ये रिलेशन यहाँ यूज हुआ है। एन साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 जो यहाँ 45 डिग्री पुट करके आ रही है। तो इस एंगल पर इंटेंसिटी मैक्सिमम ट्रांसमिट होगी। यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी खत्म हो जाती है और इसके पॉइंट्स टू पॉन्डर में भी बस एक फोर्थ पॉइंट आपको मिलेगा जो थ्योरी में डायरेक्टली नहीं बताया गया। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में भी हो सकते हैं, लेकिन पोलराइजेशन बस ट्रांसवर्स वेव्स में पाया जाता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में पोलराइज करने के लिए पहले वेव में डिस्प्लेसमेंट किन्हीं भी दो डायरेक्शन के अलोंग होनी चाहिए, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में बस एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है। आगे बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। पहले क्वेश्चन में लाइट वाटर सरफेस पर इंसिडेंट करी गई है। हमें पता है रिफ्लेक्शन के बाद ये तीनों क्वांटिटीज सेम रहेंगी क्योंकि वेव सेम मीडियम में है।
और रिफ्रैक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करके निकली जाती है। एंड अब इससे फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया जाए तो वेवलेंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लाइट क्योंकि पॉइंट सोर्स से निकल रही है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। बी पार्ट में कन्वेक्स लेंस से जाने पर रेज पैरेलल हो जाएंगी तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। और लास्ट में बहुत दूर से आने वाली रेज तो पैरेलल होती ही है तो अगेन प्लेन वेव फ्रंट होगा। थर्ड का पार्ट ए अगेन सी को म्यू से डिवाइड करके स्पीड मिल जाएगी। और पार्ट बी मैंने आपको पिछले चैप्टर के दूसरे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में भी बताया था। वॉलेट डिविएट ज्यादा करेगा क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है रेड से, इसीलिए वायलेट स्लो ट्रैवल करेगा रेड के मुकाबले। फोर्थ क्वेश्चन यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस आपको गिवन है। ये 4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर होता है। यहां से वैल्यूज पुट करके आप लैम्डा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए इंटेंसिटी के यूनिट्स दी गई है। लैम्डा बाय 3 के लिए क्या होगी ये बताना है। तो इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला थ्योरी में आपको बताया गया था। यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई आता है, तो 4i नोट इक्वल टू के हो जाएगा। और लैम्डा बाय 3 पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई बाय 3 फेज डिफरेंस आता है। यहां इंटेंसिटी i नोट के बराबर आ जाती है जो कि पीछे से रिलेट करें तो k बाय 4 के बराबर है। लास्ट क्वेश्चन के पार्ट ए में थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से आ जाएगा। यहां एनसीईआरटी में स्क्रीन डिस्टेंस और स्लिट डिस्टेंस नहीं दिए थे, वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। पार्ट बी में कितने मिनिमम डिस्टेंस पर दोनों के ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेंगे पूछा है। तो लेट्स से n1 पहली वेवलेंथ के फ्रिंजेस n2 दूसरी के बराबर आते हैं। यहां से फोर्थ पहली वेवलेंथ की और फिफ्थ दूसरी की हमें कोइंसाइडिंग फ्रिंजेस मिल जाएंगी। आगे है वेव ऑप्टिक्स के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। पहले क्वेश्चन में पॉइंट P के सामने पोलरॉइड रखकर घुमाया जाता है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। हमने थ्योरी में देखा है कि पोलरॉइड से पास करने पर इंटेंसिटी नियरली 0 हो जाती है, नोट एग्जैक्टली 0। इसी कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पर बेस्ड है, जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। बाकी तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं क्योंकि वहां सेपरेट फ्रिंजेस बनती है, ना कि डिफ्यूज्ड रीजन्स, जो कि तीनों में दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में रिफ्लेक्टेड रे हम जानते हैं रिवर्स हो जाती है, तो उसमें पाई यानी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में यंगर्स एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर व्हाइट की जगह रेड और ब्लू लाइट ली जाए तो कोई इंटरफेरेंस नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में वेवलेंथ अलग होने से पाथ डिफरेंस अलग होगा, इसीलिए ये इनकोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के आगे और 2 स्लिट्स लगा दी गई हैं, तो डेफिनेटली यहां भी सिमिलर टू स्लिट पैटर्न देखने मिलेगा स्क्रीन पर। क्योंकि एक ही सोर्स से लाइट आ रही है, तो स्लिट्स कोहेरेंट सोर्सेज की तरह एक्ट करेगी। यहां पर हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। अब हम इसके पास्ट 6 ईयर्स नीट क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन 2018 से है। ब्रूस्टर एंगल अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इस एंगल पर जब लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन एंगुलर सेपरेशन पर बेस्ड है, जो स्लिट सेपरेशन के इनवर्सली रिलेटेड होती है। तो अगर एंगुलर विड्थ थोड़ी इंक्रीज हो रही है तो स्लिट सेपरेशन थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से लिया गया है। यहां पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वाटर में ले जाने पर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके नई एंगुलर विड्थ निकाली जाती है। आंसर भी एनसीईआरटी वाला ही है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एंगुलर विड्थ के बारे में पूछ रहा है। विड्थ अगर 30% डिक्रीज हो गई है, मतलब 70% रह गई है, तो वेवलेंथ भी पहले का 70% ही रह जाएगी, क्योंकि एंगुलर विड्थ वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ मिनिमम का पाथ डिफरेंस पूछा गया है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्मूला में n=4 पुट करेंगे। फोर्थ 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की विड्थ पर है, जिसका फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। तो स्मॉल डी आधा करने पर विड्थ डबल हो जाएगी, और कैपिटल डी डबल करने पर और डबल यानी ओवरऑल 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ब्रूस्टर एंगल पर है, जिसका टेंजेंट एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि 1 से कम नहीं होता, जो 1045 डिग्री की वैल्यू होती है, इसीलिए ब्रूस्टर एंगल 45 से कम नहीं होना चाहिए। ये बस फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंट्रल मैक्सिमा का फेज डिफरेंस पूछा गया है। तो ऑफकोर्स ये 0 होगा क्योंकि ये स्क्रीन के सेंटर में होता है तो 0 एंगल बना रहा होता है। और ये लाइन आपको सिंगल स्लिट वाले पेज पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज करके स्क्रीन पर 8 फ्रिंज बन रही है। 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ से छोटी फ्रिंज बनेंगी और सेम रीजन ऑफ स्क्रीन को फिल करने के लिए ज्यादा फ्रिंज लगेंगी। लेकिन स्क्रीन साइज बराबर होने की वजह से नंबर ऑफ फ्रिंज और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा दोनों के लिए। यहां से n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 करके आप n2 निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई है, उससे वेवलेंथ आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करके, और 10 फ्रिंजेज की विथ 10 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d से मिल जाएगी। अगला सवाल पोलराइजेशन पर बेस्ड है, जिसके लिए मैलिस लॉ आपको 270 पेज पर मिल जाएगा। यहां पर कोस थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है जो कोस 60 डिग्री के बराबर होती है। अगला सवाल एनसीईआरटी के 4th एग्जाम्पल से लिया गया है। स्क्रीन को अगर स्लिट से दूर कर दिया जाए तो एंगुलर सेपरेशन सेम रहती है और लीनियर सेपरेशन कैपिटल D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बढ़ाने से ये इंक्रीज होगी। अगला सवाल अगेन मैलिस लॉ पर बेस्ड है। इसमें थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री रख दी जाए तो इंटेंसिटी आपको 3i/4 मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 अभी हमने देखा कि स्क्रीन डिस्टेंस चेंज करने से एंगुलर सेपरेशन चेंज नहीं होती है, और दूसरे में वेवलेंथ के साथ इसको डिक्रीज किया गया है जबकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू और 2 फॉल्स हो जाएगी।